कहानी है बेटे की चाहत। देशी घी के लड्डुओं की खुशबू घर आंगन में पसरी हुई थी। तन्वी एकटक लड्डुओं को देखे जा रही थी। उन्हें उठाकर बाहर फेंक देने का मन हो रहा था। माँ लड्डू। मीता और रीमा दोनों बहनें मचल उठी। अपने घर भी जब हमारा नन्हा सा भाई आएगा तो लड्डू बटेंगे। बच्चियां पुलक रही थीं। भाई शब्द तन्वी को कहीं गहरे तक बे गया। कमोबेश सब कुछ तो है उसके पास। छोटा सा घर, प्यार करने वाला सुदर्शन पति, सुंदर प्यारी दो बेटियां, परंतु नहीं है तो बस एक बेटा। बेटे की चाहत तन्वी के दिल में गहरे बैठी हुई थी। समय के साथ उसकी जड़ें गहरी और मजबूत होती जा रही थीं। काश एक पुत्र उसे भी होता। बेटे की मां का गौरव उसे भी प्राप्त होता। प्रत्येक दंपति को संतान की चाहत रहती है पर बेटे की चाहत कुछ ज्यादा ही होती है। तन्वी भी इसका अपवाद नहीं थी। नहीं खाना लड्डू, फेंको। बेटियों के हाथ से लड्डू छीनती अपने ही संकुचित विचारों के दायरे में कैद तन्वी जोर से चीखी। बच्चियां सहम गईं। आंखों में आंसू आ गए। बच्चियां अपना अपराध समझ नहीं पाईं। चुपचाप सिसकती रहीं। रो तो तन्वी भी रही थी। मीता रीमा तो डांट के कारण रो रही थी। तन्वी के रोने का क्या कारण हो सकता है? पड़ोसिन के घर बेटे के जन्म पर ईर्ष्याजनित पीड़ा, स्वयं को पुत्र न होने का दुख और इस संबंध में कुछ कर न पाने की विवशता। शाम को अमोल दफ्तर से आए तो अति प्रसन्न थे। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। तन्वी, मैं मामा बन गया और तुम मामी। रिद्धि को बेटा हुआ है। लो, मुंह मीठा करो और पड़ोस में मिठाइयां बांटो। अमोल खुशी से चिल्लाया। क्या बेटा हुआ है? तन्वी चौंक उठी। क्यों तुम्हें विश्वास नहीं होता? लो तार पड़ो, कहते हुए हाथ का पुर्जा पत्नी की ओर बढ़ा दिया। तन्वी अनमनी हो उठी। हाँ, सभी के यहाँ बेटा हो रहा है। दुखिया तो हम ही हैं। बेटे का मुंह देखने के लिए तरस रहे हैं। तन्वी की ठंडी आवाज सुन अमोल आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा क्यों कहती हो? हमारी मीता रीमा ही हमारे लिए बेटे से कम नहीं है। बेटे बेटी में अंतर तुम कब से करने लगी? हाँ, तुम्हें क्या सुनना तो मुझे पड़ता है। तन्वी अपना दुखड़ा रोने लगी। तन्वी के इस बेमौके फसाद पर अमोल का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। दफ्तर की थकान अमोल पर हावी होने लगी। खुशी के अवसर पर तन्वी को यह क्या हो गया? कैसी कुंठा पाले है वह अपने मन में। जो वस्तु अपने हाथ में न हो, उसके लिए सिर धुनने से क्या लाभ? देवी देवता, झाड़फूंक और इस तरह के ढोंग, आडंबरों पर अमोल को जरा भी आस्था नहीं। उसका मन कड़वा हो उठा। बेटे की चाहत में तन्वी अपनी सुध-बुध खो बैठी। बात बात पर पति से ठनने लगी। सदा हंसने मुस्कुराने वाला अमोल अब कुछ झुंझलाया सा रहने लगा। तन्वी जो सुघड़ गृहिणी, ममतामयी जननी और भावुक पत्नी थी, बड़ी उदास रहने लगी। बेवजह बच्चियों को पीट देना, पति से झगड़ पड़ना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, राय को पर्वत बनाकर रोना धोना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया। घर गृहस्थी की लहलहाती बगिया तहस नहस होने लगी। हंसता खेलता परिवार एक तनाव में जीने लगा। तन्वी नीम हकीमों और पाखंडी ओझाओं के घरों के चक्कर लगाने लगी। तन्वी का ध्यान घर गृहस्थी से बिल्कुल उचट गया। सोचती, बिना बेटे की माँ की जिंदगी भी कोई माने रखती है। जब भी कोई पूछता, आपकी दो बेटियां ही हैं, तो वह उबल पड़ती, पूछने वाले को उल्टा सीधा सुना देती। अमोल भौचक्का था। इस विकट परिस्थिति में तन्वी को सामान्य बनाने के लिए वह क्या करे, उसकी कुछ समझ में नहीं आता था। तन्वी के अवचेतन मन में जो बेटे की चाहत थी, वह अब पल्लवित पुष्पित होकर बाहर की ओर फैलने लगी थी। किसी के घर पुत्र के जन्म की खबर पाकर तन्वी उत्तेजित हो उठती, सारे घर में कोहराम मचा देती। इसके विपरीत किसी के घर पुत्री के जन्म की खबर पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उसके होठों पर छा जाती। शायद उस खबर से उसे संतुष्टि मिलती थी। अमोल उसे किसी मनोचिकित्सक से मिलाना चाहता था परंतु वह तैयार न होती। उल्टा पति से झगड़ा करने लगती। बेटे की चाहत ने एक मनोरोग का रूप ले लिया। पुत्र प्राप्ति की ललक ने तन्वी को तरह तरह के अंधविश्वासों के चक्कर में डाल दिया। पाखंडियों के कहने पर वह आए दिन उपवास भी करने लगी। उसका स्वास्थ्य चौपट होने लगा। जो पैसा और श्रम घर गृहस्थी में लगना चाहिए था वह झाड़ फूंक करने वालों की भेंट चढ़ने लगा। पुत्र रत्न की प्राप्ति का नुस्खा जहां से भी प्राप्त होने की उम्मीद होती, तन्वी वहां दौड़ पड़ती। लोग उसकी इस दीवानगी पर हंसते, पड़ोसिनें पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाती। तन्वी को किसी की परवाह नहीं थी। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था एक बेटे की प्राप्ति। फूल की तरह दो बेटियों की पूरी जिम्मेदारी तन्वी पर थी।
उसे भुलाकर वह बेटा पाने की उम्मीद में तरह तरह के पाखंडों में उलझ गई। फलस्वरूप बेटियों का स्वास्थ्य गिरने लगा, पढ़ाई में वे पिछड़ने लगी, पूरा परिवार हीन भावना का शिकार हो उठा। अमोल हैरान हो सोचता, यह कैसी मनोग्रंथि पाल रखी है तन्वी ने। एक बेटे की चाहत में बेटियों की फौज खड़ी करना कहाँ की समझदारी है। इस महंगाई के जमाने में जहां जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुकी है, ज्यादा संतान पैदा करना नैतिकता के विरुद्ध है। दूसरों के मुंह की रोटी छीनने समान है। दूसरों का हक मारना है। छोटा परिवार सुखी परिवार। हम मीता रीमा की ही उचित परवरिश करें, वे ही बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेंगी। बेटियों के शादी ब्याह नहीं करोगे, सिर्फ उनकी कमाई खाने का इरादा है। तन्वी का तीखा उत्तर पा अमोल समझाने का प्रयत्न करता, कमाई तो हम किसी की नहीं खाएंगे। इस बदलते युग में जहां प्रत्येक क्षण जीवन मूल्य परिवर्तित हो रहे हों, किसी का भी आसरा करना अदूरदर्शिता है। रही बेटियों की शादी के बाद की बात, तो समय आने पर उसका भी हल हो जाएगा। वृद्ध होने पर पास की पूंजी काम आएगी और फिर हम तुम एक साथ रहेंगे ही। और फिर ठहाका लगाकर अमोल वातावरण को सहज करने की कोशिश करता। क्षण भर के लिए स्मित मुस्कान तन्वी के नाजुक होठों पर भी छिटकती, परंतु अगले ही पल गायब भी हो जाती। दिन, सप्ताह, महीने बीतने लगे। शहर के दूसरे छोर पर एक पाखंडी महात्मा पधारे थे। जोर शोर से उनका प्रचार हो रहा था। व्यक्तियों की अधूरी मनोकामनाओं को पूरी करने वाले कल्पतरु कहे जा रहे थे वे। उनकी शरण में जो भी जाता, मनवांछित फल पा जाता था। भला ऐसे चमत्कारी महात्मा की खबर तन्वी के कानों तक कैसे न पहुंचती। तन्वी की मानसिकता वाले अंधभक्तों के बल पर ही तो पाखंडियों की दुनिया रोशन होती है। मीता और रीमा को स्कूल और अमोल को दफ्तर भेज तन्वी रिक्शे से महात्मा के पास जा रही थी कि रास्ते में अचानक उसकी भेंट अपनी स्कूल की एक सहपाठिन से हो गई। स्मिता, तू यहाँ? अरे तन्वी, कहकर दोनों गले मिली। हाँ, मेरे पति का तबादला इसी शहर में हुआ है। हम दोनों एक ही दफ्तर में कार्यरत हैं। दोनों पुरानी सहेलियां साथ बिताए कटु मधु प्रसंगों को याद कर पुलकित होने लगी। कहीं जा रही हो क्या? स्मिता ने पूछा। आज मेरी छुट्टी है, यहीं पास ही रहती हूँ। चलो ना मेरे घर। तन्वी इनकार न कर सकी। स्मिता तन्वी को अपने घर ले गई। तन्वी भूल गई कि उसे किसी महात्मा के पास जाना है। घर खूब साफ सुथरा सजा संवरा था। तन्वी को अपना बिखरा घर याद आया। अंदर कुर्सी पर बैठी स्मिता की माँ मटर की फलियां छील रही थी। अरे चाची जी, आप भी यहीं हैं? नमस्ते। तन्वी हाथ जोड़े वृद्धा की झुर्रियों का युवावस्था के रूप में सामंजस्य बैठाने लगी। खाना पीना और बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ तुम्हारे साथ ही रहती हैं? एकांत पाकर तन्वी फुसफुसाई। तुम्हारे तो 5 भाई थे ना? हाँ, थे क्या है। 5 भाइयों की मैं अकेली बहन हूँ। लेकिन तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि माँ की देखभाल सही ढंग से करने के लिए कोई बेटा बहू तैयार नहीं हुए। माँ की बढ़ती उम्र और लाचारी से द्रवित हो मैं उन्हें अपने पास ले आई। उनकी जिंदगी के जो 2-4 वर्ष बाकी हैं, कम से कम आराम से तो कटें। तुम्हारे पति इसका विरोध नहीं करते। माँ बेटी के यहाँ रह लेती हैं। रूढ़िवादी मानसिकता वाली तन्वी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैं स्वयं कमाती हूँ, इसलिए पति क्यों विरोध करेंगे? और मुझे पढ़ा लिखा कर इस योग्य मेरी माँ ही ने तो बनाया है। तुम्हें शायद पता नहीं कि पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने मेरी पढ़ाई का कितना विरोध किया था। परंतु दूरदर्शी व दृढ़निश्चयी मेरी माँ ने कभी भी बेटी होने का अनुचित दंड मुझे नहीं दिया। जहाँ तक माँ का बेटी के घर रहने का सवाल है, तो वृद्ध शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को क्या चाहिए? उचित देखभाल, सेवा और प्यार भरे 2 मीठे बोल। वह चाहे बेटा बहू दे या फिर बेटी दामाद। बदलती दुनिया में जहाँ बेटा बहू माँ बाप को अवांछित बोझ समझने लगते हैं, बेटी का मृदु स्पर्श, प्यार भरा आश्वासन उन्हें नया जीवन देता है। अब देखो ना, मेरी 3 बेटियां हैं। तीनों को मैंने पढ़ाई के अतिरिक्त हर तरह की शिक्षा देने का निश्चय किया है। जब वे स्वयं सक्षम होंगी तभी तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सहजता से मुकाबला कर सकेंगी। वे किसी की आश्रित न रहेंगी तभी तो किसी का सहारा बन सकती है। अब वे दिन लद गए जब बेटियों को बेटों से अयोग्य समझा जाता था। आंखें खोलकर देखो, दुनिया में कौन सा कार्य क्षेत्र है जो लड़कियों की पहुंच से बाहर है? पर एक बेटा तो होना ही चाहिए। तन्वी की दलील में पहले वाली तुर्शी नहीं थी।
होना क्यों नहीं चाहिए, पर ऐसा तो नहीं कि पुत्र की चाह में बेटियों की संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें तुच्छ समझा जाए। क्या अपनी किसी संतान को मात्र इसलिए प्रताड़ित व निरुत्साहित किया जाए क्योंकि वह बेटी है? जिस बेटी के अभिभावक बाल्यावस्था में ही उसका मनोबल तोड़ देते हैं, वही बेटी वयस्क होने पर अंधविश्वासी, कुंठित, डरपोक और बात बात पर पलायन करने वाली साबित होती है। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ, तुम्हारी गृहस्थी कैसी चल रही है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? स्मिता ने तन्वी से पूछा। यही प्रश्न तन्वी की दुखती रग थी, परंतु इस प्रश्न से आज वह आहत नहीं हुई। बेटे और बेटी का बड़ा ही सहज और स्पष्ट चित्रण स्मिता ने किया था। तन्वी की आंखों पर छाई धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। उसके पति भी तो 4 भाई है, मगर वृद्ध सास ससुर की सेवा करने के लिए कोई दंपति हृदय से तैयार नहीं। पुत्र और पुत्रवधुओं की उदासीनता का ही परिणाम है कि वे आज अपनी बेटी के यहाँ पड़े हुए हैं। कैसा बेटा, कैसी बेटी, संतान को जैसी शिक्षा देंगे उसकी मनोवृत्ति वैसी ही होगी। अपनी बेटियों की कितनी उपेक्षा कर रही है तन्वी, और अजन्मे बेटे के लिए चिंतित है। किंतु उस बेटे की मां बनने वाली बेटी की ऐसी अवहेलना, उसका सोया कर्तव्य जाग उठा। मृगमरीचिका के पीछे भागने वालों को आखिरकार निराश ही होना पड़ता है। पति व बेटियों के प्रति अपनी उदासीनता याद कर वह सिहर उठी। अब बेटे की चाहत समूल नष्ट हो चुकी थी। अरे 3 बज गए, मेरी भी 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं, स्कूल से आती ही होगी। इतने दिनों से रुका वात्सल्य बेटियों पर लुटाने के लिए तन्वी व्यग्र हो उठी। अमोल का मनपसंद नाश्ता भी बनाना है, इसलिए बगैर विदा की औपचारिकता पूरी किए वह घर के लिए दौड़ पड़ी। तन्वी की भावनाओं से अनजान स्मिता अपनी सहेली के उतावलेपन को ठगी सी देखती रही। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।